रेडिएशन के बारे में। जैसे कि अगर ये चैप्टर अगर आप लोग वेव्स के बाद पढ़ते तो शायद थोड़ा क्लियरिटी ज़्यादा अच्छी रहती। ठीक है, ये सेक्शन, या फिर अगर थोड़ा सा बोहर थ्योरी याद है, निल्स बोहर, तो भी इसकी क्लियरिटी अच्छे से आ जाएगी। और फिर भी अगर नहीं आता तो फिर तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। थोड़ा सा मैं पहले बोहर थ्योरी बता देता हूँ, फिर इस पे आते हैं। ये शिफ्ट नहीं होता ना? मान लो एटम है, ठीक है, क्या ही कर सकते हैं। नहीं लग रहा अच्छा? अब तो लग रहा है थोड़ा एटम जैसा। ठीक है, अच्छा, तो बेटा एटम में यहां पर एक इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन था। इस इलेक्ट्रॉन को बाहर से एनर्जी मिलेगी तो ये क्या करेगा? अगले शेल में जंप कर जाएगा, है ना? चाहे 10 जूल मिले, चाहे 20 जूल मिले, चाहे 50 जूल मिले, तो बोर का फर्स्ट पोस्टुलेट याद करो, क्या था? इलेक्ट्रॉन कैन ओनली रिवॉल्व इन स्टेशनरी स्टेट। ठीक है ना? मैंने इसको अपने भाषण में समझाया था, इलेक्ट्रॉन को खुला सामने कहीं पे घूम सकता है ना? फिक्स ऑर्बिट में घूमेगा। अच्छा, तुम लोग पढ़ाई नहीं है, मैंने कल तक पढ़ाऊंगा। तो इलेक्ट्रॉन फिक्स ऑर्बिट में घूमता है, और दो ऑर्बिट्स के बीच में जो गैप होता है उसे क्या कहते हैं? एनर्जी गैप। ठीक है, ये एनर्जी स्टेट ही तो है, तो एनर्जी गैप। मान लो यहां से यहां तक का एनर्जी गैप मैं फिलहाल के लिए मान लेता हूँ 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मैंने बस मेरी तरफ से कहा है। ठीक है, दो के बीच का। तो अगर आप इसे 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दोगे तो क्या करेगा? रिफ्लेक्ट कर देगा, नहीं चाहिए। 5 दोगे रिफ्लेक्ट कर देगा, 5.3 दोगे रिफ्लेक्ट कर देगा, नहीं चाहिए। 5.4 दोगे तो क्या करेगा? ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। तो जैसे ही आपने इसको 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दी, एक्साइटेड स्टेट में आ गया। अब क्या होगा? नहीं बेटा, अब इसे 10 टू द पावर -8 सेकंड के अंदर ये एनर्जी बाहर निकालनी है। दूसरे शेल में अगर इलेक्ट्रॉन कभी भी चला जाता है तो उसे वापस अपने ग्राउंड स्टेट में इतने टाइम में वापस आना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे ही इसको 10 टू द पावर -8 सेकंड में जो इसने एनर्जी ली थी वापस लेकर फिर से रिलीज करके वापस ग्राउंड स्टेट में जाना पड़ेगा। और अब जो ये एनर्जी बाहर रिलीज करेगा वो एनर्जी स्पेसिफिक एनर्जी हो गई, एक 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। इसी बात को वापस समझने की कोशिश करते हैं। जो एनर्जी होगी वो एक स्पेसिफिक एनर्जी 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होगी, और इस एनर्जी को एक साइंटिस्ट थे, इसका नाम आप बताओगे, जिन्होंने इस फॉर्म में कन्वर्ट किया था, जिन्होंने फॉर्मूला दिया था। कौन थे? ये फॉर्मूला किसने दिया है? ठीक है, सारे बैल हो क्या? ये तो बहुत बेसिक बेसिक चीजें पूछ रहा हूं मैं। एच क्या है ये? तो उन्हीं का तो फॉर्मूला है। ठीक है, प्लैंक ने डिस्कवरी की थी, इन्होंने कहा था जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसकी वेवलेंथ है, और ये अगर वेवलेंथ किसी विजिबल लाइट वेव की आएगी तो उसी कलर का लाइट मुझे दिखेगा। तो यही तो हमारे साथ हो भी रहा है। व्हाइट कलर की लाइट आ रही है, इसमें जो मैंने यहां पर मान लो मेरा जैकेट आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है, तो ये क्या कर रहा है? ग्रीन कलर की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, बाकी को तो इसने तुरंत रिफ्लेक्ट कर दिया, ग्रीन को एब्जॉर्ब किया, और ग्रीन को भी 10 टू द पावर -8 सेकंड में रेडिएट कर दिया।
10⁻⁸ सेकंड में रेडिएट करते, देखो स्पेशली अलग होकर ग्रीन कलर इसमें से निकल रहा है, जो आपको आंखों से दिख रहा है। कलर दिखने का रीजन यही होता है। बोलो ये बात क्लियर? पक्का? चल दूसरी बात, लेट अस सपोज मेरे पास एक आयरन की बॉल थी, ठीक है, आयरन की बॉल थी, उसको मैंने गर्म किया। वैसे अगर मैं रूम टेम्परेचर पे आयरन की बॉल की कलर की बात करूं तो कैसा कलर दिखता है आपको? ब्राउन कलर दिखता है। ये दिखता है ब्राउन ही तो होता है आयरन। अरे हाँ भाई, आयरन ब्राउन कलर ही होता है, मतलब ब्राउन एक्चुअली में ब्लैकिश ब्राउन बोल सकते हो, थोड़ा सा ऐसा होता है। किसी को सिल्वर कलर तो नहीं दिख रहा, वो स्टील होता है, ठीक है, ब्लैकिश ब्राउन कलर बोल सकते हैं, ठीक। उसको मैंने गर्म किया ऑलमोस्ट 1100 डिग्री सेल्सियस तक। कैसा कलर दिखेगा? ब्लड रेड, प्रॉपर रेड कलर हो जाता, सन जैसा, ठीक है। फिर धीरे धीरे वो ठंडा हो रहा है, कलर क्या चेंज होगा इसका? पहले ऑरेंज दिखेगा, धीरे 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 बिल्कुल कम रेड होता जाएगा और एक टाइम पर आकर वो वापस उसी नेचुरल कलर में आ जाएगा। यही होगा। ये क्या हुआ? कलर कैसे चेंज हो रहा है ऑब्जेक्ट का गर्म करने के साथ? अगर मैंने ऑब्जेक्ट को गर्म किया था तो उसका कलर क्यों चेंज हो गया? इलेक्ट्रॉन्स ने एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया। वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है। देखो आपने हीट किया था उसे, हीट इज आल्सो एनर्जी, और उस एनर्जी में क्या इसके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड स्टेट में नहीं चले गए थे? और अगर इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चले गए थे तो एक्चुअली में पहले तो ये सिर्फ फर्स्ट शेल में जा रहा था, हो सकता है सेकंड शेल में जंप कर गया, तब कुछ अलग एनर्जी रिलीज कर रहा हूँ, थर्ड शेल में कुछ अलग एनर्जी रिलीज कर रहा हूँ, तो हर एक में अलग अलग कलर का कलर देगा ये। तो ऐसे ही जब हीट किया था अपन ने, तो उस वक्त वो किस कलर में एनर्जी रिलीज कर रहा था? रेड कलर में, मतलब वहां पर पर्टिकुलर वेवलेंथ थी उसकी। बोलो बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? फिर धीरे धीरे जैसे जैसे ठंडा होता जा रहा था तब उसमें दो कलर के वेरिएशन आ गए, कौन कौन सा? रेड और येलो, जो मिक्स होकर आपको ऑरेंज दिख रहा था। मतलब एक एटम रेड कलर रिलीज कर रहा था, दूसरा एटम येलो कलर रिलीज कर रहा था। देखो ये कहानी मैं जानबूझ के सुना रहा हूँ क्योंकि पूरा चैप्टर इसी कहानी पे बेस्ड है। एक एटम से रेड कलर निकल रहा था, एक एटम से येलो कलर, और दोनों कंबाइंड आपको क्या दिख रहे थे? ऑरेंज। ऐसा पॉसिबल है? मतलब एक ही ऑब्जेक्ट मल्टीपल वेवलेंथ भी रिलीज कर सकता है, ये भी मानते हो गया काम। अब चलते हैं रेडिएशन पे। अब रेडिएशन की कहानी समझते हैं क्या। तो भाई रेडिएशन के सबसे पहले बेसिक लॉ ये है कि दुनिया की कोई भी बॉडी अगर उसका कोई भी टेम्परेचर है तो वो रेडिएशन एमिट करेगा ही करेगा, बात खत्म, इसके आगे कुछ नहीं सुनना। दुनिया की कोई भी बॉडी अगर उसका टेम्परेचर है तो वो रेडिएशन एमिट करेगा, ठीक है। लाइक दैट बॉटल इज ऑल्सो रिलीजिंग रेडिएशन, दिस बुक इज रिलीजिंग रेडिएशन, आई एम रिलीजिंग रेडिएशन। मेरा कोई टेम्परेचर तो है, तो मैं रेडिएशन रिलीज कर रहा हूं। पहला स्टेटमेंट क्लियर है? तो अब अगर रेडिएशन रिलीज हो रहा है तो ये रेडिएशन किस किस चीज पे, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा होगा? रेडिएशन के फॉर्म में क्या रिलीज हो रहा है? उस बॉडी से हीट रिलीज हो रही है ना। तो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा? आपके दिमाग में कुछ चीजें आएंगी, सर ये बॉटल का पानी अगर मैं आज और कल तक यहीं तक छोड़ दूं, यहीं पे छोड़ दूं, तो सेम टेम्परेचर पे तो हीट कहाँ रिलीज कर रहा है? तो इस बात को 2 मिनट बाद समझेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए मैंने कहा कि ये रेडिएशन जो एमिट हो रही है बेटा, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है? मास पे नहीं कर रहा बेटा, एक्चुअली में ये इसके सरफेस एरिया पे डिपेंड कर रहा है। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा रेडिएशन एमिट कर सकता है ना। तो मैं एक बात तो बोल रहा हूँ कि रेडिएशन मतलब फिलहाल मैं हीट की बात कर रहा हूँ, तो हीट इज प्रोपोर्शनल टू एरिया, यस और नो। अगर मैं इसी को अलग अलग एरियाज में बनाऊं तो रेडिएशन कौन ज्यादा जल्दी ठंडा होगा, हीट कौन ज्यादा जल्दी रिलीज करेगा? जिसका सरफेस एरिया ज्यादा है। या आप अपने घर पे भी करते हो, दूध को ठंडा करने के लिए प्लेट में भर के रख देते हो, प्लेट में रखते हो, बड़े बर्तन में रख देते हो, क्या किया आपने? सरफेस एरिया बढ़ाया उसका, ठीक है, ताकि जल्दी ठंडा हो जाए। तो एरिया पर डिपेंड कर रहा है। और टेम्परेचर को एक मिनट के लिए कांस्टेंट मानते हैं कि एक फिक्स टेम्परेचर पे मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा, आपका दूध जो ठंडा होता है क्या वो टाइम पे डिपेंड नहीं करता? टाइम पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा टाइम रखोगे उतना ज्यादा हीट रेडिएट होगा, ठीक।
तो इन दोनों को साथ में लिख देते हैं, Q इज इक्वल टू ए टी, लेकिन एक कांस्टेंट भी लाना पड़ेगा इक्वालिटी लाने के लिए, तो फॉर्मूला मेरे हिसाब से लिखते याद हो गया होगा। ठीक है, याद हो गया, Q इज इक्वल टू ई ए टी। और ये बेटा E क्या है, E इज नोन एज एमिसिव पावर। ठीक है, तो यहाँ पर टॉपिक डालो एमिसिव पावर और उसमें लिखो E इज इक्वल टू क्या बन गया मेरे पास, Q बाय ई टी, वेयर E डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। ठीक है, समझ आई बात, पक्का। एमिसिव पावर, डेफिनेशन वगैरह में तो लिखा नहीं था को। ठीक है, अब लिखो एक लाइन, मतलब नेक्स्ट टॉपिक इसमें, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। अभी स्पेक्ट्रल का मतलब क्या है बच्चों, कि जिस कलर, मतलब एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशन रिलीज कर रहा है वो, तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशन की एक स्पेक्ट्रम लाइन तो होगी, तो अपन उसकी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो लिखो पहले इसमें डेफिनेशन के फॉर्म में, इट इज डिफाइंड एज it is defined as the radiant energy emitted per second per unit area of the surface within a unit wavelength around lambda। तो इसके लिए फॉर्मूला अगर अपन बनाए तो बेटा ये देखो फॉर्मूला क्या बनेगा मेरे पास, सिंपल, कुछ नहीं है, इसकी जगह क्या आ जाएगा, ई लैम्डा बोलेंगे अपन, क्योंकि स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर की बात कर रहे हैं, और ये हो जाएगा क्यू अपॉन ए टी लैम्डा। ठीक है, अच्छा क्यू का मतलब देखो मैंने आपको बेसिकली हीट बोला है, बट वहां पर वो एग्जाम में जनरली इसको बोल के देता है रेडिएशन। ठीक है ना, तो आप समझ लें रेडिएशन से ट्रांसफर किसका हो रहा था, हीट का ही तो हो रहा था, एनर्जी तो थी, वो भी हीट भी ट्रांसफर ही तो था, एनर्जी का ट्रांसफर, तो बिल्कुल रेडिएशन भी बोल सकते हो, इसे क्या दिक्कत है। इसके डायमेंशन निकालना फटाफट, एमिसिव पावर, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर के, M1L1T-1 क्या निकाल दिया ये,
कितने आई बाकी लोग बताओ फटाफट, कितना आया? सराउंड T-1 आ रहा है इधर मानसी। M तो कहाँ से 2 हो गया? इसने एक नॉर्मल व्यू कॉपी करी इसलिए गलत आ रहा है। हाँ इधर श्रेया कितना आया? करना ही नहीं है, मेहनत ही नहीं करनी है। क्या देख रहे हो? अरे बैल बुद्धि, हीट मतलब वर्क, वर्क मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लगाओ दिमाग, डायमेंशन ही तो निकाल रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भेजा था ना मुझे। सर या तो मैं लेट आऊंगी या तो मैं नहीं आऊंगी। आज तो मंडे है, कहाँ शिव जी के मंदिर गए थे? क्यों? कहाँ ट्रांसपोर्ट नगर? नहीं वहाँ पर है हॉस्पिटल, पर राजस्थान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है वो। नहीं वहाँ पर है, राजस्थान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है वहाँ पर, राजस्थान राजकीय पागल खाना। चलो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, बहुत टाइम खराब कर लिया तुम लोगों ने, पता नहीं क्या करते हो। इधर देखो बैल लोगों, देखो Q का मतलब वर्क बोल सकते हैं, एनर्जी, वर्क, वर्क को फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की डायमेंशन किलो यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट का मीटर, ए फॉर एरिया मीटर स्क्वायर, टी फॉर टाइम सेकंड, लैम्डा मीटर, लेंथ ही तो है, वेव लेंथ। देखो क्या बचा, मीटर स्क्वायर से ये दोनों मीटर गुजर गए, तो अब मेरे पास बचा किलोग्राम, मतलब मास की पावर 1, सेकंड की पावर देखो ये भी नीचे आ गया, तो टी की पावर -3, और m एक ही बचा नीचे, l की पावर -1। कितने साल लगाओगे एक डायमेंशन निकालने में? और तुमने यही इस गधे ने क्या किया, इस मीटर को, इसको मास को एक ही लिख दिया इसने, m2, है ना? हमें पता नहीं ये गधे वाले काम किया तुमने, और हमने क्या किया था? मैंने तो हीट का फॉर्मूला वो डन, क्लियर। अब लिखो एब्जॉर्प्टिव पावर। क्या एक बॉडी हमेशा रेडिएशन रिलीज ही करेगी? एब्जॉर्ब भी तो करेगी, ठीक है? तो बॉडी रेडिएशन जैसे जैसे एमिट करती है वैसे एब्जॉर्ब भी करती है, तो चलो क्योंकि दूसरी बॉडी जब बगल में रेडिएशन रिलीज कर रही है तो उसे हम भी एब्जॉर्ब करेंगे, सन से आने वाली रेडिएशन हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है? चलो तभी एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होता है ये भी देखो। डिनोटेड बाय स्मॉल ए, और बेटा ये बहुत सिंपल है कि जैसे मान लो ये एक बॉडी है, इस बॉडी पे मैंने रेडिएशन दिया, मान लो इस रेडिएशन को बोलते हैं क्यू सराउंडिंग, एस बोल दिया मैंने, इतना रेडिएशन मैंने इसको दिया, ठीक है? बट इसमें से इसने कुछ रेडिएशन एब्जॉर्ब किया, तो क्यू एब्जॉर्ब बाय द बॉडी, क्यू बी,
बट बेटर है मैं इसको एमिसिव पावर की फॉर्म में निकालूं। जितना एमिसिव पावर इसको मिला ES और जितना इसे मिला वो EB, बोल सकते हैं सब। तो बस इन दोनों का रेशो मतलब कि ES by EB इन केस एरिया एंड टेम्परेचर आर सेम देन हम लोग बोल सकते हैं QS by QB। एक ही बात है। पहली बात अभी सुनते चला, मैं जल्दीबाजी मत करना, ठीक है। अच्छा ये देखो कि क्या ऐसा हो सकता है कि यहां से मैंने 100 जूल की एनर्जी दी और इसका टेम्परेचर 300 जूल हो गया, मतलब इसके अंदर 300 जूल आ गया? कभी नहीं हो सकता। जितना देंगे उससे या तो कम आएगा या बराबर आ सकता है, बहुत ज्यादा तो नहीं आ सकता। तो यानी ए हमेशा क्या होगा, लेस देन 1, क्योंकि देखो नीचे क्या है, अरे यार मैंने उल्टा लिख दिया क्या, ये उल्टा लिख दिया वालों को मैंने, नीचे आएगा S ऊपर आएगा B, ठीक है। ठीक, तो देखो बॉडी को जितनी भी एनर्जी मिलेगी वो आपने जितना शेयर किया उसी से, ये रेशियो था सिंपली, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ए की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 आएगी, ठीक। अगर कोई ऐसी बॉडी में बना दूं जो बॉडी 100% मैंने जितना वेव दिया उतना एब्जॉर्ब कर ले, ऐसी बॉडी भी तो बनाई जा सकती है कि ऐसी बॉडी मैंने बनाई जो 100% ही वेव एब्जॉर्ब कर ले, तो उसके लिए ए कितना होगा, इक्वल टू 1। कौन सी बॉडी को कहा अपन ने, ये जो 100% वेव एब्जॉर्ब कर ले, फिजिक्स में इसी बॉडी को कहा जाता है, आई बात समझ में, हाँ कि ना। अच्छा ब्लैक बॉडी का कलर कैसा होगा, कॉमन सेंस है, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। ब्लैक बॉडी एक वर्ड नाम रखा गया, इसका मतलब ये नहीं उसका कलर ब्लैक ही होगा, ठीक है। ये मल्टीपल कलर्स के हो सकते हैं, ठीक। आपको मैं सिंपल सी भाषा में तो मैं ये बताऊंगा कि ब्लैक बॉडी का कलर ब्लैक नहीं होता, ठीक है। बस आपको इतना सा ध्यान रखना, ब्लैक बॉडी कौन सी बॉडी है, जो 100% रेडिएशन एब्जॉर्ब कर ले। दुनिया में नथिंग लाइक 100%। दूसरी बात, तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी कोई एग्जिस्ट नहीं करती। जो मैक्सिमम कर सकती है वो एनसीईआरटी ने एक डायग्राम बना के दे रखा, मैं अभी बना के बता दूंगा, बना ही देता हूँ, दूंगा क्या होता है। एक सरफेस लिया मैंने कुछ ऐसा, ठीक है, सरफेस लिया और इस सरफेस में यहां पर मान के चलो मैंने एक प्रिज्म जैसा ऑब्जेक्ट लगा दिया यहां पर, अंदर से ये कंप्लीटली पॉलिश्ड है, ठीक है, कंप्लीटली पॉलिश्ड है, और यहां से मैंने इसमें एक हीट रेडिएशन भेजी, ठीक। ये हीट रेडिएशन भेजी मैंने अंदर। हीट रेडिएशन का मतलब आप लोग ये मत समझना कि हीट या कुछ, लाइट भेजती, वो भी तो हीट ही है, एनर्जी तो लाइट भेजती। क्या होगा जैसे ही यहां पर ये फॉल होगा, ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा अंदर, बोलो, अंदर ही घूमती रह जाएगी लाइट। तो क्या इसने कंप्लीटली हीट एब्जॉर्ब कर लिया, बिल्कुल ऑलमोस्ट, पर कुछ परसेंट तो हो सकता है जो यहां से बाहर आ जाए, थोड़ा सा तो अपन ने छोड़ा है ना ऑप्शन, थोड़ा सा हो सकता है बाहर आ जाए। तो इसको मैं एक बार के लिए बोल सकता हूँ कि हाँ ठीक है 99.5% इसने एनर्जी क्या कर दी है, एब्जॉर्ब कर ली है, बट कुछ तो रिलीज कर ही सकता है। तो इसको बोला जाता है फेरीज ब्लैक बॉडी, ठीक है। ऐसे बहुत सारी ब्लैक बॉडीज एग्जिस्ट करती हैं, एनसीईआरटी में आपको ये वाला गिवन है फेरीज ब्लैक बॉडी, ठीक है। चलो शुरू हो जाओ, यहां से रेडिएशन का इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। अच्छा एक और चीज बताई दो क्या, हाथ के हाथ, रुक जाओ एक और चीज बताई देता हूँ, ये भी टेंशन खत्म करता है। तो बच्चों ये एक बॉडी रखी है, मैंने कहा कि दुनिया की कोई बॉडी अगर उसका टेम्परेचर है तो रेडिएशन एमिट करेगा। तो आपने कहा सर ये पानी की बोतल, कल भी आके देखेंगे सेम टेम्परेचर पे, अगर हीट रिलीज कर रहा था तो उसका टेम्परेचर कम हो जाना चाहिए था, ऐसा तो नहीं हुआ। तो मैंने कहा बेटा बिल्कुल ये हीट रिलीज कर रहा है रेडिएशन के फॉर्म में, लेकिन ये एब्जॉर्ब भी तो कर रहा है। और अगर एक ऐसी सिचुएशन हो जहां पर जो ये हीट रिलीज कर रहा है उतनी ही एब्जॉर्ब भी कर रहा है, जितनी हीट ये रिलीज कर रहा है उतनी ही अगर ये एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उस सिचुएशन को क्या कहते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम। समझ गए कब,
जब एब्जॉर्ब हीट और रिलीज हीट दोनों बराबर हो जाए। ठीक है, तो ये बॉटल इस वक्त किस सिचुएशन में है? थर्मल इक्विलिब्रियम में। ठीक है, हमें सर्दी क्यों लगती है? एक्चुअली में हमारी बॉडी से जो रेडिएशन निकल रहे हैं वो ज्यादा है और हम जो एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो कम है। ऐसी सिचुएशन जब बनती है तब हमें सर्दी लगती है। और गर्मी जब हमारी बॉडी एब्जॉर्ब ज्यादा कर रही है और रिलीज कम कर रही है, वो कौन सा हो जाता है? समर। ठीक है, डन। और इसके लिए हमारी बॉडी का नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है स्वेट। क्या करता है? मोस्टली रेडिएशन को बाहर वाटर की लेयर बना करके रेडिएट करवा देता है। तो हमारी बॉडी का मतलब वो फिर दिमाग कमजोर है हमारा। एक्चुअली में सब कंट्रोल हमारे ब्रेन से ही होता है ना। अच्छा, ये समझते हो कभी कभार आपने सुना होगा कई लोगों को गाड़ी में वॉमिटिंग हो जाती है, बस में वॉमिटिंग हो जाती है। हाँ हाँ, तो ये क्या होता है? ये भी ब्रेन की वीकनेस है। एक्चुअली में क्या होता है, वोमिटिंग जो कंट्रोल होता है ब्रेन से होता है। और पेट में अगर कुछ अलग मोशन टाइप का मोशन हो रहा है या पेट में कुछ भी ऐसा हो रहा है तो ब्रेन को लगता है इसने कुछ उल्टा सीधा खा लिया, बाहर निकाल दो। ठीक है, तो वोमिटिंग हो जाती है। अब क्या होता है, हम गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी में हमारा पेट जंप कर रहा है, फूड जंप कर रहा है, ब्रेन को लगता है इसने फिर कुछ उल्टा सीधा खा लिया, तो वो वोमिटिंग हो जाती है। हर बॉडी की वो ना इतना ही रेडिएशन अब्सॉर्ब कर। अभी लाते हैं उस पर। अभी तो लॉज मैंने स्टार्ट ही कहाँ किए, अभी 4 लॉज हैं। अभी तो सिर्फ तुम्हें बेसिक इंट्रोडक्शन दिया कि हाँ रेडिएशन एमिट करेगा, रेडिएशन रिलीज करेगा, बस। अब एक एक करके समझते चलो। कभी सोचा सन का टेम्परेचर कैसे नाप लिया? कोई लेके गया था थर्मोमीटर? कैसे पता मुझे सन का टेम्परेचर? सन का छोड़ो, स्टार्स का पता है टेम्परेचर। तो यार वो रेडिएशन का टेम्परेचर कैसे, मुझे पता क्या चला क्या टेम्परेचर? अच्छा एक चीज सोचो, ये छोड़ो, स्पेस में कोई चीज, कोई एस्ट्रॉइड मूव कर रहा है, स्पेस में जा रहा है, मुझे कैसे पता चलेगा वो एस्ट्रॉइड मेरी तरफ आ रहा है या दूर जा रहा है? एक्चुअली वो कई करोड़ों किलोमीटर दूर है, तो ये तो होगा नहीं कि भाई पास आ रहा मतलब बड़ा हो रहा है, ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा, तो मुझे कैसे पता चलेगा? क्या चीज? एक्चुअली में वहां से आने वाली लाइट सिग्नल्स का स्पेक्ट्रम लेते हैं हम लोग। स्पेक्ट्रम लेते हैं और स्पेक्ट्रम में हम देखते हैं कि वो कलर किस तरफ शिफ्ट हो रहा है। स्पेक्ट्रम में कलर याद है ना, विबग्योर? तो ब्लू से रेड की तरफ शिफ्ट हो रहा है या रेड से ब्लू की तरफ शिफ्ट हो रहा है? तो यहाँ पर दो कंसेप्ट आएंगे, ब्लू शिफ्ट, रेड शिफ्ट। अब सिंपली ब्लू शिफ्ट कर रहा है मतलब पास आ रहा है, रेड शिफ्ट मतलब दूर जा रहा है। ठीक है, वो देख लेना। मैं एक्चुअली में इसमें थोड़ा कंफ्यूज हूँ, अभी बनाना पड़ेगा मुझे। मैं देख के बता सकता, मैं देख के वैसे बना के बता सकता हूँ कि रेड शिफ्ट मतलब पास या दूर। ठीक है, बट इसको देखने का तरीका ये होता है, रेड शिफ्ट और ब्लैक शिफ्ट। अच्छा, ब्लैक होल क्या होता है? क्या? चलो ग्रेविटेशन बात करेंगे ब्लैक होल की। ये ले, तक यही नहीं पता। अच्छा, एस्केप वेलोसिटी पता क्या होती है? क्या होती है? किलोमीटर पर सेकंड। ये होता क्या है ये? अगर मैंने इस मतलब अगर मैंने किसी चीज को, किसी भी चीज को, पर्टिकुलर चीज को अगर 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर फेंक दिया तो अर्थ पे वापस नहीं आएगा, अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकल गया। ठीक है, तो ये एस्केप वेलोसिटी बहुत चीज़ों पर डिपेंड करता है, अर्थ के रेडियस पे, अर्थ के मास पे। ऐसे अलग अलग प्लेनेट के लिए अलग अलग होगा। अगर मैं कॉमन सेंस से आप लोगों से पूछूं, जुपिटर के लिए भी क्या 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होगा? कितना होगा? ज़्यादा ही होगा। एक ऐसा प्लेनेट पे ले जाऊं मैं जहां पर ये वेलोसिटी आपकी वेलोसिटी ऑफ लाइट से भी ज़्यादा हो जाए तो
अगर एक ऐसे प्लेनेट पे ले जाऊं जहां पर ये वेलोसिटी ऑफ लाइट से भी ज्यादा हो जाए, तो क्या आप कोई पार्टिकल फेंक सकते हो बाहर? नहीं। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट तो आप अचीव ही नहीं कर, मतलब उसके ऊपर जा ही नहीं सकते, तो मतलब कोई पार्टिकल उससे बाहर जा ही नहीं सकता। पार्टिकल, लाइट इज ऑल्सो पार्टिकल, मतलब उस सरफेस पे अगर गलती से लाइट पार्टिकल आ गया तो वो भी बाहर नहीं जा पाएगा। तो अगर वो लाइट पार्टिकल्स को भी बाहर ना जाने दे, तो इसी को तो आपने ब्लैक होल कहा था। तो वो एक ऐसा ग्रेविटेशनल फील्ड है जिसकी स्किप वेलोसिटी कहाँ पहुंच चुकी है, वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज्यादा। ठीक है, वो ब्लैक होल है। अब अगली कहानी, वहां से तो लाइट आ ही नहीं रही, तो हमें पता कैसे चलता है स्पेस में कहाँ है ब्लैक होल? स्पेस तो खुद ही ब्लैक है पूरा, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कहाँ ब्लैक होल है? चलो देखते हैं बाद में। चलो यहां तक समझ आई कहानी, आगे बढ़ते हैं। स्टीफन स्लो बाद में। अब अलग अलग साइंटिस्ट ने बेटा रेडिएशन को समझने की कोशिश की, ठीक है, सबने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया रेडिएशन में। ठीक है, तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला कंट्रीब्यूशन मैं जो इनका लेना चाहता था उनका तो देख ही नहीं रहा मेरे को इसमें। किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ। तो लिखो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, the ratio of emissive power to absorptive power is same for all surfaces at same temperature. इसमें एक सेकंड पॉइंट लिखो, इट इज इक्वल टू द, सेकंड पॉइंट लिखो, इट इज इक्वल टू द emissive power of a perfectly black body at that temperature. Emissive power of the perfectly black body at that temperature. इसको समझने की कोशिश करना। देखो पहले तो बहुत नॉर्मल सी कहानी, इस लॉ ने क्या कहा इसको समझ लेते हैं, फिर इसकी कहानी बनाएंगे। इन्होंने ये कहा कि भाई तुम्हारी कोई भी बॉडी है, अगर ये टी टेम्परेचर पे है, टी टेम्परेचर पे है, तो इसकी जितनी औकात रेडिएशन एब्जॉर्ब करने की है उतनी ही रेडिएट करने की भी है। सिंपल सी कहानी, बात समझ आई? जितना ये रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा उतना ही एमिट भी कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब अगर मैं एक बॉडी के लिए बोलूं एमिसिव पावर E1, एमिसिव पावर इज E1 और एब्जॉर्प्टिव पावर इज A1, दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट। किसी भी टेम्परेचर पर ले जाओ ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। एंड ऑल्सो इट इज इक्वल टू एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। ठीक है, ये क्या होता है, एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी के बराबर। अब ये कुछ भी नहीं है, देखो E1 अपॉन EB तो लिखा था अपन ने पहले भी, वैसे अपन ने क्या किया, A1 को इधर भेज दिया और EB को इधर भेज दिया, कुछ खास नहीं किया। ठीक है,
इन्होंने इसको एक्सपेरिमेंट करके वैसे प्रूव करके बताया था, ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने, बट वो एक्सपेरिमेंट वगैरह आपके है नहीं तो हटा देता हूँ। एक्सपेरिमेंट किया था इसमें, एक कंटेनर में 3 ऑब्जेक्ट रखे, ठीक है, तो पहला मतलब एक ब्लैक बॉडी था और 2 ऐसे नॉर्मल थे, तो एक ने मान लो 60% रेडिएशन एब्जॉर्ब किया, दूसरे ने 80% किया, तो ये सबके रेडिएशन एमिशन का जो रिलेशन निकल के आया वो ये आया, ठीक है। वो एग्जैक्टली तो ज़्यादा तो क्या बताऊँ, फिर अगर जानना है तो पूरा बता देता हूँ। है श्रद्धा, ये लो यार, इसमें क्या है, ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में 3 बॉडीज रखी हुई हैं, 1 2 3, तो ये 1 2 एंड ब्लैक बॉडी को बी से दिखा देता हूँ, ठीक। तो एक बात बताओ, इस वाले का एमिसिव पावर मान लेते हैं E1 और एब्जॉर्प्टिव पावर A1, ये रेशो निकाला मैंने, तो बेटा ये रेशो आएगा कितना अगर मैं निकालना चाहूँ तो, देखो यहां से मान लेते जो रेडिएशन आ रहा था वो था E, टोटल रेडिएशन E दिया है मैंने इसको, ठीक है, तो क्या मैं A1 को E1 अपॉन E बोल सकता हूं, यही तो पढ़ा है अपन ने, गिवन रेडिएशन नीचे आता है और एब्जॉर्ब रेडिएशन ऊपर आता है, तो E इज इक्वल टू क्या आ गया, E1 बाय A1। सेम दूसरी बॉडी के लिए E2 बाय A2 होता, उसके लिए भी सेम तरीके से निकालोगे तो E इज इक्वल टू, देखो ये तो गिवन रेडिएशन था ना, ये तो चेंज हो नहीं रहा, तीनों को सेम दे रहे थे अपन, तो E इज इक्वल टू E2 बाय A2 होगा, E2 बाय A2, एग्री करते हो। ब्लैक बॉडी के लिए ए की वैल्यू 1 होती है, ब्लैक बॉडी के लिए ए की वैल्यू 1 होती है, तो क्या मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं E इज इक्वल टू ई ऑफ ब्लैक बॉडी होगा, तो क्या मैं E की जगह E ऑफ ब्लैक बॉडी बोल सकता हूं, क्या यही निकाल के बताया मैंने, अब नोट करना है इसको, ठीक है। अच्छा, ये स्पेक्ट्रल की फॉर्म में भी आ सकता है, तो कुछ नहीं, आप चाहो तो लैम्डा भी लगा सकते हो, ई लैम्डा बाय ए लैम्डा इज इक्वल टू ई बी लैम्डा, ठीक है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। स्टीफन, चलो डन। अब लिखो वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, WIEN, वेन्स, WIEN, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ये लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से समझना इसको। अगर ये लॉ समझ में आ गया तो आपको सन पे जाकर थर्मोमीटर से उसकी टेम्परेचर नापने की जरूरत नहीं है, ठीक है, अगर ये लॉ समझ में आ गया तो निकालें। अच्छा, सन के कोर का टेम्परेचर कितना है, कुछ आइडिया है? शायद 15 मिलियन केल्विन है,
15 मिलियन केल्विन। मतलब सन के सेंटर में। तो बेटा देखो इन्होंने किया क्या स्टीफन्स ने, पहले सॉरी स्टीफन्स कह रहा हूँ मैं, वेन्स ने। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और रेडिएशन को समझने की कोशिश की, किसी भी बॉडी से रेडिएशन कैसे निकलती है। तो जैसे मान लो ये कोई बॉडी है बेटा, इसका टेम्परेचर T है, ठीक है, इसका टेम्परेचर T है। तो इन्होंने ये देखने की कोशिश की कि इससे कुछ ना कुछ तो एनर्जी रिलीज हो रही है, रेडिएशन रिलीज हो रही है। तो क्या एक ही रेडिएशन रिलीज होगी? मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था, जरूरी नहीं है, मल्टीपल रेडिएशन एमिट हो सकते हैं। रेड भी हो रही थी, येलो भी हो रही थी, देखा था अपन ने। तो इन्होंने ग्राफ बनाया और ये ग्राफ देखा कि कुछ ऐसा दिख रहा है। देखो किस किस के बीच में है, दिस इज बिटवीन लैम्डा एंड नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, ठीक है, नंबर ऑफ लाइंस या नंबर ऑफ लैम्डा बोल दो, वेवलेंथ, मतलब नंबर ऑफ वेवलेंथ बोलना सही नहीं है, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस मतलब कितनी सारी वेव्स निकल रही थी, फिक्स टेम्परेचर पे नोटिस कर रही है, ठीक। तो यहां पर इनको ये कुछ कर्व ऐसा मिला, ठीक है। अब आप इस कर्व में देखो, मोस्टली मुझे इस वेवलेंथ पे मिल रही है लाइट, मोस्टली जो लाइट्स हैं वो इसी वेवलेंथ पर हैं। ज्यादा मास तो वेव का यही है ना, मतलब कि जैसे मान लो कि बहुत सारे कलर की रेडिएशन निकल रही थी, मान लो ग्रीन भी निकल रही थी, येलो भी निकल रही थी, रेड भी निकल रही थी, बट मुझे एक पर्टिकुलर कलर मिला कि इस कलर की लाइट्स मुझे ज्यादा मिल रही है। तो इसको नाम दिया मैंने फिलहाल लैम्डा 1 मैक्स। मैक्स का मतलब ये नहीं है कि लैम्डा की वैल्यू ज्यादा है, मैक्स का मतलब मैक्सिमम कौन सी वेवलेंथ मिल रही थी। ये बात समझ रहे हो पक्का? फिर इन्होंने क्या किया, इसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाया तो बेटा एक कर्व कुछ ऐसा हो गया। दो चीजें नोटिस करो इसमें, एक तो वेवलेंथ मैक्सिमम वाली चेंज हो गई, दूसरा इस वाले कर्व का एरिया इससे ज्यादा है। ये दो पॉइंट नोटिस रखना, पहला कि ये वेवलेंथ चेंज हो गई और दूसरा इसका एरिया भी ज्यादा है। एरिया ज्यादा क्यों बनाया मैंने? टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेडिएशन भी बढ़ेगा, जिस बॉडी का टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा रेडिएशन एमिट करेगा, ठीक है। बाकी ये बात स्टीफन अभी बताने वाला है आपको, टेम्परेचर से रिलेशन होता है, ठीक है, जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा रेडिएशन, ठीक। बट फिलहाल के लिए मैंने क्या कहा कि आप इस चीज पॉइंट को समझ के रखना ड्रॉ करते टाइम, किसका एरिया ज्यादा दिखना चाहिए, टेम्परेचर बढ़ाया तो एरिया बढ़ जाएगा, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूसिंग रेडिएशन बढ़ जाएगा। क्या इस बार वेवलेंथ चेंज हो गया? लैम्डा टू मैक्स, बोले एग्री करते हो? फिर उन्होंने तीसरा टेम्परेचर, ऐसे यहाँ पर टेम्परेचर था ये वाला T1, ये था T2, फिर तीसरे टेम्परेचर पर ग्राफ बनाया इन्होंने, और इस बार भी संयोग से ग्राफ कुछ ऐसा मिला। इस बार भी देखो एरिया बढ़ गया, एरिया बढ़ गया और वेवलेंथ भी चेंज हो गया। अब ये एक्सपेरिमेंट वेन्स की जगह अगर आप लोगों ने किया होता तो यहीं पे इसको बना के डिजाइन खत्म कर देते, ठीक है। पर वेन्स ने इसको डिटेल में समझा, एक चीज नोटिस करी, पता है क्या? हम जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे थे, ये T3 टेम्परेचर, वैसे वैसे देखो मैक्सिमम वाली वेवलेंथ कम होती जा रही थी। वेवलेंथ की वैल्यू की बात कर रहा हूँ, वैल्यू उसकी कम होती जा रही थी मैक्सिमम वाले की। मतलब मैं एक बात बोल सकता हूँ, टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, ठीक है, यही हो रहा है। और इसका मतलब अगर मैं बात करूं टेम्परेचर इनटू लैम्डा दैट इज कांस्टेंट, कांस्टेंट होगा, और इसको नाम दे दिया है कांस्टेंट बी, वेन्स कांस्टेंट, ठीक है। तो वैसे इसकी वैल्यू होती है बी की 2.89 इंटू 10⁻³ मीटर इंटू केल्विन। मतलब समझो, बहुत आसान सी बात है कि अगर एक बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो लैम्डा कम हो जाएगा, लैम्डा बढ़ेगा तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। क्या सन से आने वाली स्पेक्ट्रल लाइंस का लैम्डा मुझे पता है? क्या हम टेम्परेचर निकाल सकते हैं? बैठे बैठे घर पे हमने सन का टेम्परेचर निकाल लिया,
दूर इतने लाइट ईयर्स दूर स्टार का टेम्परेचर निकाल लिया। कैसे? उसकी रेडिएशन से, स्पेक्ट्रल लाइन से। ठीक है, बात समझ आई कि नहीं आई? पक्का? चलो अब इसमें स्टेटमेंट लिखते हैं पहले, फिर इसको नोट करना। पहले वेन्स का स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर ग्राफ बनाना, फिर नोट करना। अकॉर्डिंग टू वेन्स लॉ, according to Wein's law, the product of wavelength corresponding to maximum intensity of radiation and temperature फिर से बोल देता हूं मैं एक बार। According to Wein's law, the product of wavelength corresponding to maximum intensity of radiation and temperature of body, ब्रैकेट में लिखना इन केल्विन, टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए, इन केल्विन इज कांस्टेंट। ठीक है, और कांस्टेंट कौन सा था? वेन्स कांस्टेंट, दैट इज 2.89 into 10⁻³ मीटर केल्विन, पर केल्विन नहीं, मीटर इनटू केल्विन। ठीक है, अब ग्राफ नोट करो, ग्राफ में खुद मेंशन करना एरिया इज इंक्रीजिंग, T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T3। ठीक है, मेंशन करो इस चीज को। यहाँ पर पता है वेन्स ने थोड़ा सा काम अधूरा छोड़ दिया, स्टीफन वाला लॉ बता सकते थे यहीं पर खुद ही। अच्छा, डार्क चॉकलेट खाते हो आप लोग? खाते हो? पसंद है? मुझे नहीं पसंद। एक वो प्रॉपर डार्क चॉकलेट आता है, उसका क्या नाम है? बोर्नविल तो बकवास आता है। एक उसका आता है, क्या नाम है? टेम्पटेशन का भी आता है ना डार्क चॉकलेट, एक आता है टेम्पटेशन का भी आता है, बहुत गंदा लगता है वो। मेरा ऑल टाइम फेवरेट कैडबरी, चॉकलेट में तो बढ़िया है। और एक जो हाइप बना रखी है फेरर राउचर की, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मुझे लगता है सिर्फ पैसे बर्बाद करना है। मैं शौक शौक में लेके आता है एक बार खाने के लिए, बहुत बकवास लगा। मुझे लगा कि नहीं, कैडबरी इज बेस्ट। और लो बजट में अगर कोई टॉफी खानी हो तो फिर किशमी बार। कौन सी? मैडम लो बजट, पता नहीं, मेरे को तो वो ध्यान है किशमी बार पार्ले की आती है ना, मैं मेरे बचपन से आज तक 2 रुपए खरीदते आ रहा हूँ। मेरे बचपन से आज तक उसकी रेट वही है, 2 रुपए। और टॉफीज में पॉपिंस मैं अभी भी खाता हूँ। नहीं खाई पॉपिंस कभी? पॉपिंस नहीं खाई? खाया होगा, ध्यान नहीं होगा। वो पैकेट आता ना उसमें 5-6 नहीं 8 आती है। हाँ, अच्छी लगती है। पार्ले, पॉपिंस पार्ले की आती है। चल डन। हाँ बेटा, ये तो अपने खुद ने बना के देखा ना। अच्छा, कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकाली? एक पर्टिकुलर बॉडी के लिए सॉल्व कर रहे थे ना, अलग अलग टेम्परेचर पे इन्होंने घर पे एक बॉडी बना के रखा ना। समझो इस चीज को, इन्होंने जब कोई एक्सपेरिमेंट करता है ना, तो ऐसे नहीं करता कि एक बॉडी पर कर लिया और आधे घंटे में एक्सपेरिमेंट करके रिजल्ट दे दिया। महीनों एक्सपेरिमेंट किया होगा इन्होंने इस पे। ठीक है, मान लो एक बार आयरन की बॉल रख के देखा, एक बार सिल्वर की बॉल को रख के देखा, एक बार वुड के लिए भी रख के देखा इन्होंने। सबके लिए रेडिएशंस मिल रहे थे मुझे, और वहां पर एक कांस्टेंट की वैल्यू मिली। ठीक है,
तो ये कांस्टेंट सबके लिए मुझे सेम मिला। ठीक, तो एक्सपेरिमेंट ऐसे थोड़ी होता है 5 मिनट में करके बता दिया, हर कोई दी ब्रोकली थोड़ी होता है। ठीक है, ठीक, पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं। अब तुम लोग के पास 2 ऑप्शन है, या तो चैप्टर खत्म करूं या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये बच्चे रो रहे थे। तो फिर ये प्रॉमिस करो कि यहां तक की कहानी तुम लोग एनसीईआरटी से पढ़ के आओगे। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, वेन्स का। ठीक है, मैं डायरेक्ट डेटास दे रहा हूं, क्वेश्चन पढ़ देता हूं एक बार। द सोलर रेडिएशन स्पेक्ट्रम रिवील्स दैट द इंटेंसिटी करस्पॉन्डिंग टू वेवलेंथ 4750 एंगस्ट्रॉम, सुन लो ध्यान से, इज मैक्सिमम, मतलब उसमें अगर मैंने एक पूरा सैंपल देखा तो उसमें जो मैक्सिमम मुझे वेवलेंथ मिल रही थी वो 4750 एंगस्ट्रॉम की मिल रही थी। एस्टिमेट द सरफेस टेम्परेचर ऑफ सन, अब मुझे इसी से सरफेस टेम्परेचर ऑफ सन निकालना है। मतलब सन से आने वाली रेडिएशन के लिए हमने देखा मैक्सिमम मुझे ये वेवलेंथ मिली थी, और वेन्स कांस्टेंट आपको पता है, तो भाई वेवलेंथ ले लो, लैम्डा इज इक्वल टू निकाल जो दे रखा है 4750 एंगस्ट्रॉम दे रखा है। तो बताओ सन का टेम्परेचर क्या है। ओजोन से एक्चुअली में देखो, जो हमारे पास ने एब्जॉर्ब नहीं करती है, देखो अगर वो एब्जॉर्ब करी तो एमिट भी तो करेगी। किरचॉफ ने यही तो बोला, अगर कोई पार्टिकल एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है तो रेडिएट भी तो उतना ही करेगा, सेम। यही तो अपन ने, बोहर ने भी तो यही बात बोली थी, नील्स बोहर ने, एनर्जी जितनी एब्जॉर्ब करी उतनी तो उसने रेडिएट करी थी 10⁻⁸ सेकंड में। कोई रख के अपने घर नहीं ले जा सकता एनर्जी। ठीक है, सेम एनर्जी रिलीज करेगा वापस। तो सन की फिलहाल आपको टेम्परेचर निकालना है, जबकि उसका एंगस्ट्रॉन जो वेवलेंथ है सन की लाइट में आ रही है, उसमें मैक्सिमम वाला जो मिल रहा है 4750 मिल रहा है। वैसे आपको पता है कितना होता है, जो सन से लाइट रेज आती हैं उसकी वेवलेंथ कितनी होती है? गुड, 4000 से 8000 नहीं पड़ा कभी? एक्चुअली में 3800 से 7800 के बीच में होती है, 3800 टू 7800, तो उसका एवरेज है ये। कुछ नहीं करना बेटा, आपको टेम्परेचर निकालना है, लैम्डा की वैल्यू जो भी है उसको 2.89 में डिवाइड मारो, खत्म करो। ठीक है, और इसका आंसर भी बता देता हूँ मैं, घर जाके सॉल्व कर लेना। 6084 केल्विन। सर अभी तो आप मिलियंस में बता रहे थे, अभी इतने से पे आ गए आप। एंगस्ट्रॉन में 10⁻⁻10 होता है। ठीक है, देखो अपने पास जो सन से लाइट आ रही है ना, वो सन के कोर की नहीं आ रही, मैं सन के कोर का टेम्परेचर बता रहा था आपको। ठीक है, सन के कोर का टेम्परेचर बता रहा था, और यहाँ पर जो लाइट आ रही है कहाँ से आ रही है, सन के सरफेस से आ रही है, तो सन के सरफेस का टेम्परेचर इतना है, कोर का सेंटर की बात नहीं करी अपने ने। वो कैसे पता चला? सन के प्रॉपर रेडिएशन को हमने स्पेस से रीड किया। आपको पता है अर्थ पे आने वाली जो ज्यादातर रेज है वो तो रिफ्लेक्ट कर देता है ओजोन, ओजोन है ना अर्थ के प्रोटेक्शन में, तो काफी रेडिएशन तो वैसे रिफ्लेक्ट कर देता है वो, हमें तो पता ही स्पेस में जाके चलता है जब हम ओजोन के ऊपर जाते हैं, उससे नीचे तो हमें कुछ पता ही नहीं चलेगा। हाँ, तो स्पेस से बिल्कुल नहीं, सरफेस का टेम्परेचर ये जो निकाला तुमने स्पेस से लिया है। अर्थ पे बैठ के अगर तुम सन का टेम्परेचर कैलकुलेट करोगे तुम पता कितना लगेगा, 300 डिग्री सेल्सियस, कि सन से रेडिएशन आई इतनी रही है, क्योंकि बाकी सब तो ओजोन रिफ्लेक्ट कर देता है ना, सरफेस पे बैठ के तुम्हें नहीं पता चलेगा, स्पेस में जाके पता चलेगा। तो अब समझ में आया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बेचारे क्या कर रहे होते हैं, हमें लगता है घूमने गए टूरिस्ट। ठीक है, चलो अब तुम लोग की वो कहानी है, उसमें क्वेश्चन नहीं आया था तुम लोग का, है ना? अगर बुक लेके आता हूँ।